हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है संधि यानी कि ज्वाइनिंग। ठीक है। तो बच्चों, इस विषय के बारे में आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो क्या होती है संधि, आइए देखिए। तो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ चित्र आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हिम प्लस आलय, तो ये क्या होगा, हिमालय। मुनि प्लस इंद्र, तो ये हो जाएगा मुनिंद्र, है ना। तो देखिए, अगर आप व्याकरण के अनुसार संधि का अर्थ देखोगे, यानी हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग संधि का मतलब अगर आप देखोगे, तो इसका मतलब होता है मेल या जोड़। ठीक है, मेल या जोड़। तो देखो क्या होता है, जब दो शब्द, ठीक है, दो शब्दों में जो वर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने पास पास होने से दोनों में मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता है। यानी कि जब आपके दो शब्द हैं, उन दो शब्दों, वो दो शब्द बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है और उनके वर्ण भी एक दूसरे के पास पास है। ठीक है, तब उनका उच्चारण हम क्या करेंगे, हम अलग अलग नहीं करते, उनको हम मिला देते हैं और उनको मिलाने के पश्चात उनको एक कर देते हैं और तब जो हम उनका उच्चारण करेंगे वही उसकी संधि कहलाती है। जैसा कि अभी आपने ये देखा है, ये है मुनि प्लस इंद्र। ठीक है, तो मुनि और इंद्र ये दो अलग शब्द हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इनको एक साथ जोड़ देते हैं और इनको एक साथ जोड़ के जो तीसरा वाक्य पैदा होगा यहाँ पे, हम उसको कहते हैं संधि। जैसे कि मुनि प्लस इंद्र, तो ये आपका मुनिंद्र है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिम के अ तथा आलय के आ के पास आस पास होने के कारण इनका उच्चारण मिलकर आ हो गया है। तो हिम में आप देख सकते हो ये अ है, तो अ में ये हिम है, हिम में म, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ का स्वर लगा है। तो ये हिम के अंत में अ का स्वर है और आलय के स्टार्टिंग में आ का स्वर है। तो जब अ और आ एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब ये आ का स्वर हो जाता है ना। तो मुनि में देखोगे तो यहाँ पे छोटी ई है और इंद्र में भी देखोगे ई है। तो जब छोटी ई और छोटी ई एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बड़ी ई बन जाते हैं। अंत में ये आपके संधि वाले शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये देखिए संधि की परिभाषा है। तो दो ध्वनियों के आसपास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों संधि के भेद की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि आपकी क्या होती है, तो देखिए, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद उनमें जो भी विकार उत्पन्न होगा उसी को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि नर प्लस ईश नरेश, इति प्लस आदि तो इत्यादि। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद की अगर आप बात करोगे तो बच्चों ये 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या है आपका, तो आइए देखिए। तो जब समान स्वर होते हैं, ठीक है, एक जैसे स्वर है, तो इनके बीच में जो संधि होती है उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि जो समान वाले शब्द होते हैं, जो समान वाले वर्ण हैं, ठीक है, तो जब समान वाले स्वरों के बीच में, माफ करना स्वर हैं ये, तो जब एक जैसे स्वर होते हैं, जब एक जैसे स्वर होते हैं और जब ये आपस में मिलते हैं, इनके बीच में जो संधि होती है इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि ये देखो, अ ई उ, अगर इनकी संधि होगी तो अ का आ हो जाएगा, छोटी ई का बड़े, छोटी ई की बड़ी ई हो जाएगी और उ का बड़ा उ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अ प्लस अ तो आ हुआ, तो आप देख सकते हो सत्य प्लस अर्थ, तो ये अ है और ये भी अ है, दोनों मिल गए तो यहाँ पे हो जाएगा सत्यार्थ। ठीक है, तो ये आ की ध्वनि आ जाएगी। उसी प्रकार से अ और आ है तो आ की ध्वनि आएगी दशानन। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर वहीं पे जब छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तब बड़ी ई का यहाँ पे बदलाव आता है। तो कवि प्लस इन तो कविंद्र। ठीक है, अब अगर छोटी ई और बड़ी ई दी है तो यहाँ पे बड़ी ई का आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रति इच्छा तो प्रतीक्षा, बाकी का पढ़ेंगे। अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके आपको बड़ा ऊ का विकार देंगे, तो ये लघु प्लस उत्तर तो लघुत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे। बच्चों अब दूसरी जो संधि होती है वो होती है गुण संधि। तो गुण संधि का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी भी वर्ण के, किसी भी शब्द के अंत में आपका अ या आ आता है। ठीक है, अ या आ आता है और और आ के बाद वहीं पे छोटी ई और बड़ी ई आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब इन दोनों की जगह पे
ए आएगा, यानी कि अगर अ है और आ है और अ और आ की जगह छोटी ई और बड़ी ई है, तो जब आप बदलाव करोगे तो आप उसको ए कर दोगे, ठीक है। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो आप ओ कर दोगे, तथा री आता है तो आप अर कर दोगे। तो बच्चों जहां पे आप ये सारे बदलाव करते हो ना, उसी को गुण संधि कहा जाता है। तो कैसे है देखो, ये अ है और छोटी ई है, आपने पढ़ा है ना, अगर अ है और छोटी ई है तो ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, तो गज इन तो गजेंद्र, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे ये आ है और छोटी ई है तो क्या होगा, ए होगा, तो राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, ठीक है। बाकी का आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों अ और छोटा ऊ है, तो अ और छोटा ऊ मिलके क्या होगा, ओ हो जाएगा। वार्षिक प्लस उत्सव तो वार्षिक उत्सव, पुरुष प्लस उत्तम तो पुरुषोत्तम, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा अगर आ और छोटा ऊ है तो ये ओ हो जाएगा, महाउदय तो महोदय इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा अ के साथ अगर री आता है तो ये अर हो जाएगा, पढ़ा था ना आपने गुण संधि का, और आ के साथ री है तो ये भी अर ही होगा, तो दोनों केसेस में आपको अर दिखाई देंगे। तो राजा प्लस ऋषि तो राज ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब तीसरा है बच्चों आपकी वृद्धि संधि। तो क्या होती है वृद्धि संधि, आइए देखते हैं। तो वृद्धि संधि में देखिए क्या होता है, अगर आपका अ और आ है, अ और आ के तुरंत बाद आपका ए और ए आता है, तो यहां पे हो तो ए को ओ, तो ये जो ए है ना इसको ओ या ओ कर दोगे, हो तो ओ हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर अ और आ और ए और ए है तो ये जो ए है ना इसमें ये आपका ओ या ओ हो जाएगा, ठीक है। इसी को वृद्धि संधि कहते हो। तो ये देखो अ और छोटा ए है तो ये आपका ए हो जाएगा, ए प्लस ए, एक प्लस एक तो एक हो जाएगा। यहीं पे फिर अ प्लस ए है तो ए ही रहेगा आपका, राज प्लस ऐश्वर्य तो राजेश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अ प्लस ओ तो ये अ हो जाएगा, आ प्लस ओ तो ये भी अ होगा, तो दंत प्लस ओष्ठ तो दंतोष्ठ, महा प्लस ओष्ठ तो महौष इत्यादि, ठीक है। फिर चौथा है आपका यण संधि। तो यण संधि क्या है, तो देखो यण संधि में बच्चों जब आपकी छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री दिया है, इन पांचों में से अगर कोई भी दिया है, ठीक है, इन पांचों में से कोई भी दिया है और उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है, मतलब कि इन पांचों के बाद अगर कोई अलग स्वर आपका आता है, तब इनके मेल से क्या बनेगा, ये जो छोटी ई और बड़ी ई है इनके मेल से य बन जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से व बनेगा, और री के मेल से र बन जाएगा। तो बच्चों इसी को ना यण संधि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ई प्लस अ, तो छोटी ई प्लस अ मिलके य बनाएगा, तो अति प्लस अधिक तो अत्यधिक, ई और आ मिलके या बनाएंगे तो वी आप्त तो व्याप्त, ठीक है। बाकी का आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे। अच्छा एक और देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपका छोटी ई और बड़ा ऊ है तो ये यू बनेगा, तो वी ऊ तो वी हो जाएगा। जब बड़ी ई और ए होगा तो ये बन जाएगा, नदी प्लस ऐश्वर्य तो नद्याश्वर्य, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा बच्चों जब आपका ऊ और अ दिया है तो ऊ और अ मिलके व बनाएंगे, ऊ और आ मिलके वा बनाएंगे, बड़ा ऊ और आ मिलके वा बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सु अच्छ तो स्वच्छ, स्वच्छ, सुआगत तो स्वागत, वधु प्लस आदेश तो वधवादेश, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो फिर तीसरा देखो, री के साथ अगर अ आता है तो ये र आएगा, री के साथ आ आता है तो रा आएगा, जैसे पितृ अर्पण तो पितृर्पण, मातृ आदेश तो मातृ आदेश इत्यादि, ठीक है। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं अयाधि संधि की, ठीक है। तो अयाधि संधि देखिए क्या है, अयाधि संधि का मतलब होता है जो आपका पहला वाला शब्द है, ठीक है, पहले वाले शब्द के अंत में आपका ए ओ अ या फिर दूसरे शब्द के आरंभ में आपको अलग स्वर सुनाई दे, तो जो ए है, ए आपका अय हो जाएगा, जो ए है वो अय हो जाएगा, ए आय हो जाएगा, ओ आव हो जाएगा, और ओ ये आव हो जाएगा। इसी को हम अयाधि संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अ ए अ तो ये अय हो जाएगा, ए अ तो आय, तो देखो शे अन तो शयन, गौ प्लस अक गायक इत्यादि, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि देखो क्या है, तो देखो किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। यानी कि आपका कोई भी व्यंजन जब स्वर के साथ मिलता है, यानी कि व्यंजन और स्वर एक साथ मिले या फिर व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं और वो जो परिवर्तन लाते हैं उसी परिवर्तन को बच्चों हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि तत्लीन तो तल्लीन,
सतजन तो सज्जन हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि के भी बच्चों यहाँ पे ना कुछ आपके नियम होते हैं, तो आप देख सकते हो क्या नियम है। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जो 5 वर्ग है ना आपका, ठीक है, 5 वर्ग में क्या होता है, 5 वर्गों का जो पहला वर्ण है, ठीक है, 5 वर्गों में जो पहला वर्ण होता है, वो जो पहला वर्ण है वो थर्ड वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर क है तो वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क है तो ये ग में परिवर्तित होगा। तो देखो दिक अंबर, तो दिक अंबर है, लेकिन जब आप लिखोगे तो दिगंबर नहीं लिखोगे, आप दिगंबर लिखोगे। तो ये जो क है आपका ग में बदल गया। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों जो च है, च आपका ज में बदल जाएगा। जैसे कि अच अंत, तो अच अंत, तो जब आप लिखोगे तो ये अजंत लिखोगे। ठीक है, बाकी आप देखेंगे दूसरा वाला। फिर आता है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि हर वर्ग, जो 5 वर्ग है ना, उसका जो पहला वर्ण होता है वो अपने 5वें में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जो क है वो ड में हो जाएगा, तो वाक्मय तो वाडमय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से त और न है तो सत मार्ग है, तो सतमार्ग नहीं होता, सन्मार्ग हम कहते हैं। ठीक है, बाकी का दो आप पढ़ेंगे। त संबंधी नियम, जो हमारा त है, तो त और च जब मिलेगा तो च का ध्वनि आएगा। जैसे कि उत्चारण, तो उत्चारण नहीं होता, उच्चारण होता है आपका। ठीक है, फिर त और छ मिलेगा तो ये होगा तत्छाया, तो तत्छाया हम नहीं कहते, हम लोग कहते हैं तत्छाया। ठीक है, बाकी का आप पढ़ेंगे दो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा म संबंधी नियम तो देखेंगे आप, तो म के बाद क से म तक आपका कोई भी व्यंजन हो, ये जो 5 आपके वर्ग होते हैं ना, इनमें से कोई भी व्यंजन हो, तो उसी व्यंजन का उसी वर्ग के 5वें वर्ण में इसको आप बदलता हुआ देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क से म तक कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, वो क्या करेगा, अपने 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो 5वां वर्ण ये रहा आपका, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो पंचम वर्ण होता है अनुस्वार के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जैसे कि अहमकार है, तो अहमकार, तो अहंकार आप बोलते हो नहीं ना, अहंकार हम बोलते हैं। ठीक है, समतोष, तो संतोष हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं संतोष। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे। इसके अलावा म के बाद अगर आपका म यहाँ पे ध्वनि है, उसके बाद आपका य, र, ल, व, श, श, स, ह है। अगर इनमें से म के बाद कुछ है, ठीक है, यानी कि जो अंतःस्थ व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन अगर ये म वर्ग के बाद है, तो ये जो म है ना वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। जैसे कि समयोग, तो समयोग हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं संयोग, संयोग बोलते हैं। फिर आता है समरक्षण, तो हम संरक्षण नहीं बोलते, हम बोलते हैं संरक्षण इत्यादि। ठीक है, बाकी का आपको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों देखिए म के बाद यदि म आए, अगर म वर्ण के बाद आपका म वर्ण ही आता है, तो जो ये म है ये द्वित हो जाएगा। आपको याद है ना, आपने पढ़ा था अपनी पिछली कक्षा में, अगर दोनों सेम वर्ण आते हैं तो वो द्वित व्यंजन होता है आपका। ठीक है, जैसे कि सम्मति, तो सम्मति हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं सम्मति। ठीक है, आधा हो जाता है एक म। फिर सम्मान, तो हम सम और मान नहीं बोलते, हम बोलते हैं सम्मान, है ना। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि क्या है, देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी कि विसर्ग के बाद अगर आपका कोई भी स्वर या व्यंजन आ रहा है और ये स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो इनसे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग क्या होता है, यहाँ पे जब 2 डॉट्स लगते हैं और ह की ध्वनि आती है, वही है ना विसर्ग। तो देखो मनः रथ, तो क्या आप मनः रथ बोलते हो, आप मनोरथ बोलते हो, है ना। फिर देखो दुहजन, दुहजन हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं दुर्जन। ठीक है, अब देखिए विसर्ग संधि के कुछ नियम। तो बच्चों हमारे विसर्ग संधि के ना कुछ नियम है यहाँ पे। कौन कौन से नियम है, तो देखो ये जो विसर्ग के 2 डॉट्स लगे, इनका श से में परिवर्तित होना। जैसे कि जब च और छ होगा तो वो श में बदल जाएगा। क ख, ठीक है, त थ प फ, अगर देखो च और श है, च और छ है, च और छ ये बदलेगा श में। क ख त ठ प फ है तो वो श में बदल जाएगा, यानी कि षटकोण वाले श में बदलेगा। त और थ है तो वो स में बदल जाएगा। जैसे कि देखो निहि छल, तो निश्छल। दुह चरित्र, तो दुष्चरित्र। निह तेज, तो निस्तेज। निह फल, तो निष्फल। निह चिंत, तो निश्चिंत। नमते, तो नमस्ते इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन होना, यानी कि जो आपका विसर्ग है ना वो र में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग अगर किसी भी विसर्ग से पहले अ आ है या फिर इसके अलावा कोई और भी स्वर है, तो कोई और स्वर, देखो विसर्ग से पहले अगर आपका अ आ है,
अ आ के अलावा, मतलब विसर्ग से पहले अ आ के अलावा बाकी के कोई और स्वर है या फिर बाद में कोई और स्वर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी कि य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई वर्ण हो तो वो कि अगर इनमें से कोई भी वर्ण दिया है ना तो वो र हो जाता है। जैसे कि दुह गुण तो दुर्गुण, दुह लाभ लभ तो दुर्लभ इत्यादि, ठीक है। फिर देखिए विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना या परिवर्तन होना, यानी जो विसर्ग है ना आपका, विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा, अगर विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ है, मान लो विसर्ग से पहले अ है या फिर बाद में अ है, इस केस में क्या होता है, तो किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में इनका कन्वर्जन होगा और ये ओ हो जाएंगे। जैसे कि मनः बल तो मनोबल, मनः हर हर तो मनोहर, ठीक है। इसके अलावा विसर्ग का लोप होना, तो विसर्ग का लोप होने का मतलब क्या है, देखो विसर्ग से पहले हश्व स्वर तथा बाद में र अगर है तो यहाँ पे जो हश्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में आपका बदल जाएगा और विसर्ग का आपका लोप होता हुआ दिखाई देगा। जैसे निहि रस तो नीरस हो जाएगा, निरोग तो निरोग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जितना देखा है उसमें कोई ना कोई वर्ण मिलते हैं और शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ बारी आती है संधि विच्छेद की। तो जितने भी वर्ण आपने एक साथ लाकर एक शब्द का निर्माण किया है, जब आप इन्हीं वर्णों को अलग कर देते हो वही आपका संधि विच्छेद क्या होता है, कहलाता है। और संधि विच्छेद करके हमें क्या लाभ होता है, संधि विच्छेद करके हम क्या करते हैं, वर्णों को उनके पहले वाले स्वरूप में ले आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपने क्या किया, वर्णों को एक साथ लाके एक शब्द बना दिया संहार, तो ये इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, समहार। आप देखोगे फिर शास्त्रार्थ तो शास्त्र प्लस अर्थ इत्यादि, ठीक है। चलिए, सो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए इसमें देख लेते हैं इसकी समरी। तो देखो, दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है बच्चों, वही विकार आपका संधि कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, ठीक है। स्वर संधि क्या होता है, ये दो स्वरों के मेल से पैदा होता है। स्वर संधि के जो भेद है वो दीर्घ है, गुण है, वृद्धि, यण और आयादी है। व्यंजन संधि क्या है, जब व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर से मेल होता है तो वो विकार जो उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि क्या है, जब ये किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है उससे उत्पन्न विकार वो विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय, ठीक है। इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।